हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल एमबीए वाला। आज हम बात करने वाले हैं आपके ड्रीम कॉलेज की, यानी कि आईआईएम अहमदाबाद। तो बहुत लोगों को दिक्कत रहती है कि सर आईआईएम अहमदाबाद का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। तो चलिए जानते हैं आज हमारी क्लास 2, जिसमें हम बात कर रहे हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। और आज हम बात करेंगे आप लोगों के ड्रीम कॉलेज यानी आईआईएम अहमदाबाद की। एक बात मैं आपको बता दूं कि इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया अपने आप में एक एलआरडीआई के सेट से कम नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूं कि आप एकदम ढंग से इस क्राइटेरिया को समझ जाओ और अनुमान लगा पाओ क्या आपको आईआईएम अहमदाबाद से कॉल आएगा कि नहीं। मैं तो चाहता हूं कि मेरे हर एक बच्चे को आईआईएम अहमदाबाद से कॉल आए और वो उसके वॉकवेज में अपने आने वाले कुछ साल बिताए। पर जान लेते हैं कि क्या क्या वो नेसेसिटीज हैं, क्या क्या वो कंडीशंस हैं जो आपको कंप्लीट करनी पड़ेंगी, फुलफिल करनी पड़ेंगी ताकि आप इस कॉलेज में जा सको। चलो एक बात जानते हैं गाइस, आईआईएम अहमदाबाद ये एक ऐसा कॉलेज है जिसने मेंटेन किया है कि उसके पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड के हों, यानी कि उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो वेरियस बैकग्राउंड के हों। कुछ डॉक्टर्स हों, कुछ इंजीनियर्स हों, कुछ कॉमर्स बैकग्राउंड से हों और कुछ एक्चुअल साइंसेज या फिर सीए या फिर प्रोफेशनल कॉलेजेस वाले या प्रोफेशनल डिग्रीज वाले। तो अब इन कहानी को समझते हैं कि वो ये चीज मेंटेन कैसे कर पा रहा है। तो गाइस, सबसे पहले दो क्राइटेरिया आप और मैं सब लोग जानते हैं कि आईआईएम अहमदाबाद में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 12 के बेसिक स्कोर्स एंड योर कैट का स्कोर। तो सबसे पहले तो आपको ये दो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग के थ्रू निकलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि अगर किसी भी कंडीशन में आपका जो मिनिमम कैट के कट ऑफ हैं यही पार नहीं होते हैं तो आपको कॉल नहीं आने वाला है, फिर चाहे आप कुछ भी करते रहो। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो गाइस, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपका वीएआरसी, एलआरडीआई और क्यूओ में 70 परसेंटाइल से कम रह गया या ओवरऑल 80 परसेंटाइल से कम रह गया तो आप पहले ही डिबार हो चुके हैं। मान लेते आगे चल के जो आपके कुछ स्कोर्स हैं वो ज्यादा भी आ जाएं तब भी आपको कॉल आने ही नहीं वाला है। ये प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, आप पहले ही बाहर हो जाएंगे। पर दिस इज नॉट अ वेरी बिग टास्क। 80 परसेंटाइल तो क्रॉस हो जाता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि जैसे 80 परसेंटाइल आया आपको कॉल आ गया। अब ये हम लोग सब जानते हैं, हमने पहली वीडियो देख रखी है। ये तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग है। अब अगर आप इसको क्रॉस करते हो और आगे चल के आपके कुछ स्कोर्स अच्छे हो जाते हैं तो आपको कॉल आ सकता है। तो विल एम टू गेट एज हाई एज पॉसिबल मार्क्स इन कैट, राइट। बट इतना तो लाना ही है, नहीं तो कॉल वैसे ही गया, ठीक। सेकेंडली गाइस, आपके 10th का मार्क्स और 12th के मार्क्स को भी कंसीडर किया जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि जो आपकी 10th और 12th की परसेंटेज है उसका लिया जाएगा एवरेज। मतलब मान लेते हैं मेरी जो 10th क्लास में परसेंटेज थी वो थी 90 और मेरी जो 12th क्लास में परसेंटेज थी वो थी 88, तो मेरी जो एवरेज है वो हो गई 89। अब ये जो मेरी एवरेज है दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 80। अब अगर ये 80 से बड़ी है तो एटलीस्ट मैं प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग से तो पास कर चुका हूं। क्यों? क्योंकि मेरी कैटेगरी जनरल और मेरी 12th में स्ट्रीम थी साइंस। अब अगर आप 12th में कॉमर्स लिए हुए थे तो आपके 10th और 12th इन दोनों की परसेंटेज का एवरेज 77 से ज्यादा होना चाहिए। और ये सारे के सारे नंबर्स कैटेगरी वाइज एंड योर स्ट्रीम वाइज रख दिए गए हैं। तो यानी कि यहां पर वो मेक श्योर कर रहा है कि कॉमर्स वाले अलग तरीके से कैटेगराइज हों, आर्ट्स वाले अलग तरीके से कैटेगराइज हों और साइंस वाले अलग तरीके से कैटेगराइज हों। सबसे ज्यादा आपको एवरेज जो है 80 पार कराना पड़ेगा अगर आप जनरल कैटेगरी और साइंस स्ट्रीम से हो तो। अब एक चीज का और ध्यान रखें, खास करके कॉमर्स वाले। यहां पे आईआईएम अहमदाबाद ऐसी कुछ बातें नहीं करने वाला है कि ये मेरे टॉप 4 सब्जेक्ट्स थे या ये मेरे टॉप 5 सब्जेक्ट्स थे। जो जो भी सब्जेक्ट्स आपकी मार्कशीट में आए हैं उन सब का कैलकुलेट करके ही परसेंटेज निकाला जाएगा। फिर ये नहीं कि सिर्फ टॉप 4 काउंट होंगे, ये तो मेरा ऑप्शनल था, ये सब बातें नहीं करेगा वो। जितने भी आपके जो बोर्ड की तरफ से मार्कशीट आएगी, जिसके भी नंबर्स मेंशन होंगे उन सब का परसेंटेज निकाला जाएगा। 10th का और 12th का उनका लिया जाएगा एवरेज। अगर आपकी एवरेज इन गिवन नंबर्स, इन गिवन कट ऑफ से ज्यादा हो गई तो आप प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग पार कर चुके हो। तो ये पहले जो हमने डिस्कस किया कैट की बेसिक परसेंटाइल का कट ऑफ, इसको हम बोल देते हैं C1 और इसको हम बोल देते हैं C2, 10th और 12th। C1 और C2 अगर आप क्रॉस कर चुके हो तभी कॉल आएगा, नहीं तो कॉल नहीं आएगा, चांस ही नहीं है। अब C1 C2 क्रॉस करने के बाद ऐसा नहीं है कि सबको कॉल आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे जिसने C1 क्रॉस किया होगा या C2 क्रॉस किया होगा। अब इन बच्चों को हम जांच पड़ताल करेंगे। अब इनकी एकेडमिक हिस्ट्री को छाना जाएगा।
अब इनकी एकेडमिक हिस्ट्री को कैसे छाना जाता है, उसी में राज छुपा है कि कैसे IIM अहमदाबाद अपनी डाइवर्सिटी को मेंटेन कर रहा है। तो चलिए अब इस राज को जानते हैं, ठीक है। पर C1 C2 हर पल क्रॉस करना है, तो देख लो कि आप इस रीजन में आते हो कि आपका 10th और 12th का कंबाइंड एवरेज परसेंटेज इनसे ऊपर जा रहा है। अगर नहीं जा रहा है तो आई एम वेरी सॉरी, हम पहुंच ही नहीं सकते, राइट। सेकेंडली, अगर हमारा कैट का इतना स्कोर पास नहीं होता है तो हम पहुंच ही नहीं सकते। अब अगर हमने इतना क्रॉस कर दिया तो हमें और क्या करना है कि IIM अहमदाबाद हमको कॉल कर ले। तो अब गाइस कहानी को आगे समझते हैं। आपको इस टर्म कंपोजिट स्कोर को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कंपोजिट स्कोर ही डिटरमाइन करेगा कि आपको कॉल आएगा कि नहीं आएगा। सो दिस इज द मेन रीजन, द सोल रीजन बिहाइंड यू एंड द कॉल फ्रॉम IIM अहमदाबाद। अब कंपोजिट स्कोर दो चीजों के हिसाब से नापा जाता है, एक आपका एप्लीकेशन रेटिंग और एक आपका कैट स्कोर। कैट स्कोर आप सब लोग जानते हो। एप्लीकेशन रेटिंग जो है आपकी चार चीजों पे डिपेंड करती है, A, B, C, D। बड़ी सिंपल सी बात है, वही A आपका 10th का मार्क्स होगा, B आपका 12th का मार्क्स होगा, C आपका ग्रेजुएशन स्कोर होगा, जो भी आप B.Tech कर रहे हो, BBA कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, उसमें ग्रेजुएशन हिस्ट्री नापी जाएगी, और D आपका वर्क एक्सपीरियंस होगा। तो इन चारों चीजों से मिलके बनेगा एप्लीकेशन रेटिंग, जिसको ये लोग AR बोलेंगे, और बाकी होगा आपका कैट स्कोर। एप्लीकेशन रेटिंग मल्टीप्लाई होगी अपने एक फैक्टर से विच इज 0.35 और ये 0.65, यानी मोटा मोटा कह सकते हो इसका 35% वेटेज और इसका 65% वेटेज। अब बात करते हैं कि इसको एक्चुअल में कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। तो ये आपकी एकेडमिक हिस्ट्री है, राइट। तो आपने क्या किया, C1 C2 कंडीशंस सैटिस्फाई करी, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हो गई। अब आप लोगों का एप्लीकेशन रेटिंग और कैट स्कोर चेक हो रहा है। इसको 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 0.65 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 35% वेटेज, यहाँ 65% वेटेज फॉर योर कॉल, ठीक। तो अब देखते हैं क्या हो रहा है। अब गाइस हम आगे बढ़े, तो हमने बात करी एप्लीकेशन रेटिंग में A की, राइट। A मैंने क्या बताया था, 10th का स्कोर। अब ये रहा आपका 10th का स्कोर, ठीक है। अब 10th में गाइस आपको 10 पॉइंट पूरे के पूरे मिल जाएंगे अगर आप 90% से प्लस हो तो। 80 to 90 हो तो 8, 70 to 80 हो तो 5, 60 to 70 तो 3, 55 से 60 तो 2, 55 से भी नीचे हो गए तो 1। याद रखना अगर आपका 60 भी आता है तो आप इसमें फॉल कर दो, लेस देन इक्वल्स टू 60, ठीक है। 60 में यहां फॉल नहीं करोगे, यहां फॉल करोगे, राइट। तो कोशिश करो कि अगर आप 90 से ज्यादा वाले लोग थे तो आपके पूरे के पूरे 10 नंबर यहां मिल चुके हैं, राइट। पर अगर एग्जैक्ट 90 आ गए तो फिर अटक गए, अब हम फिर 8 पे रह जाएंगे, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से आपको मिल गए आपके 10 में से पॉइंट A के, ठीक है। तो A के पॉइंट कितने में से हो गए, 10 में से, ठीक है। अब आगे देखते हैं बी पार्ट होने वाला है आपके क्लास 12th के मार्क्स। अब क्लास 12th में तो आपके पास स्ट्रीम होगी भाई, किसी के पास साइंस, किसी के पास कॉमर्स, किसी के पास आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज। अब ये जो है ये सबको अलग अलग क्राइटेरिया से बांट रहा है कि भाई साइंस का बच्चा है तो उसको मोर देन 90 पे 10, 80 to 90 पे 8, 70 to 80 और 5 एंड सो ऑन। एंटायर टेबल आपके पास है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगेन 90 पे यहां पे रहोगे, यहां नहीं पहुंचोगे, 80 पे यहां रहोगे, यहां नहीं पहुंचोगे, 70 पे यहां रहोगे, यहां नहीं पहुंचोगे, राइट। ये रहे कॉमर्स वालों के नंबर और ये रहे आपके ह्यूमैनिटीज वालों के नंबर। तो अगर आप ह्यूमैनिटीज से हो तो 85 क्रॉस करते ही आपको पूरा 10 मिल जाएगा, पर साइंस और कॉमर्स से हो तो 90s को पार कराना पड़ेगा, क्लियर। तो अब आप देख लो कि आप कौन सी स्ट्रीम से थे। तो यानी अगर मैं बात करूं अपनी, तो मैं साइंस स्ट्रीम से, साइंस स्ट्रीम में मेरी परसेंटेज 88, तो यानी कि मेरे को यहां पे मिले होते 8 नंबर बी में। और ए में कितना मिला होता, ए में गाइस मैंने क्या बताया 90%, तो 90 एग्जैक्ट तो नहीं थी, 90 पॉइंट समथिंग थी मेरी लगभग, तो मैं इसमें फॉल हो जाता, यानी मेरे को पूरे 10 पॉइंट मिलते। तो 10 यहां मिलते और मेरे को 8 यहां मिलते। तो इस तरीके से आपका कंपोजिट स्कोर कैलकुलेट हो रहा है, ठीक। तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग क्रॉस करी, फिर आपके कंपोजिट स्कोर निकालने के लिए दो चीजें थी, एप्लीकेशन रेटिंग में ए बी आ चुका है, ठीक। अब बात करते हैं हम सी की। अब सारा का सारा काम जो है वो छुपा हुआ है सी में, आपके ग्रेजुएशन हिस्ट्री में। अब सुनो सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने क्या बात की थी कि भाई वो चाहता है कि चीजें डाइवर्सिफाइड रहे, कि भाई डॉक्टर भी आए, कॉमर्स बैकग्राउंड भी आए, साइंस बैकग्राउंड भी आए, करेक्ट। अब इसने जितने भी लोगों ने अप्लाई किया उनको कुछ कैटेगरीज में बांटा, अकेडमिक कैटेगरीज में, जिसको उसने नाम दिया AC1, AC2, AC3, AC4, AC5 और AC6। अब उनको समझते हैं। सबसे पहली एकेडमिक कैटेगरी हुई AC1, जिसमें इसने रखा मेडिसिन एंड सर्जरी बेस्ड, यानी MBBS MD वाले लोग। इनमें
जो इनको सी की स्कोरिंग मिलेगी, ए बी सी डी जो आपका एकेडमिक रेटिंग में थे, वो इस हिसाब से मिलेगी। अगर इनके 70 से ज्यादा भी आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स थे 70%, तो आपको 10 पॉइंट मिल जाएंगे। 65 to 70 में 8, 62 से 65 में 5, 60 से 62 में 3 एंड ऑल दैट गिवन इन दिस टेबल। तो अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड से हो तो 70 पार करा दिया आपने तो पूरे पूरे आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। ये हो गई एकेडमिक कैटेगरी 1। अब एकेडमिक कैटेगरी 2 की बात करते हैं। एकेडमिक कैटेगरी 2 हो गई आपके प्रोफेशनल डिग्रीज, कैसे सीए वाले हो गए या एक्चुरियल साइंसेज वाले हो गए, आप एफआईएआई वाले, ठीक, कंपनी सेक्रेटरीशिप हो गई या अकाउंटेंसी से हो गए, ठीक है, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंसी से। अब यहां पे ये रही आपकी, अगर 63 से ज्यादा पार कर दिया तो सीधा सीधा 10 नंबर मिल जाएंगे। 57 to 63 8, 55 to 57 5। अभी एकेडमिक कैटेगरियां बांट रहे ताकि जब जरूरत पड़े तो इंजीनियर को इंजीनियर के साथ कंपेयर करवाएगा और मेडिकल को मेडिकल के साथ कंपेयर कराएगा और कॉमर्स बैकग्राउंड को कॉमर्स बैकग्राउंड से। कैसे, अभी समझेंगे। तो ये कैटेगराइज में बांट रहा है और इस कैटेगरी के हिसाब से आपका सी का स्कोर आएगा। अब इसके बाद आपका AC3 यानी कि आपके ऑल कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट डिग्रीज, BBA, BBI, BBE, BBM, ये सब अगर आप इसमें फॉल करते हो तो ये रहे आपके नंबर। अब आपको 10 लाने के लिए मोर देन 80 लाना पड़ेगा। मतलब डॉक्टर को तो भाई 70 पार कराना, 10 मिल जाएगा अगर वो MBBS या MD कर रहा है, पर आपको 80 पार कराना पड़ेगा अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो। और यहीं पे अगर हम बात करें AC4 और AC6 के, जहां पे आप इंजीनियरिंग कैटेगरी में आ गए हो, तो फिर आपको 85 पार कराना पड़ेगा 10 से। यानी मैं एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था तो मेरे को 85 पार करा के 10 पॉइंट मिलेंगे। अब मेरी जो ग्रेजुएशन में परसेंटेज थी वो थी समवेयर अराउंड 78, तो मुझे यहां भी मिलते 8 नंबर। तो कहीं ना कहीं हम बोलते हैं ना कि इंजीनियर हो बड़ा मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए तो IIM अहमदाबाद जाना, वो ये हो रहा है कि भाई यहां भी सबसे ज्यादा 85 क्रॉस कराओगे तो 10 मिलेगा, और जब आप स्क्रीनिंग की बात करो तब भी सबसे ज्यादा एवरेज आपको चाहिए 80 पार, और उसके बाद 12th के मार्क्स में भी आपको सबसे ज्यादा, तो वहां प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए इंजीनियर बेचारा थोड़ा सा यहाँ पे आगे तंग खा जाता है। तो अब यहाँ पे 75 to 85 में मुझे 8 मिलता, तो अगर मैं मेरे AR स्कोर की बात करूं तो मेरे को 10th वाले में कितना मिला था भैया, 10th वाले मिला था 10, यानी ए में हो गया 10। 12th में कितना मिला था 8, और अब मैं कौन सी कैटेगरी में गिरा, AC4 में गिरा। AC4 के हिसाब से मेरी कितनी परसेंट, 78%, तो मेरा कितना मिला अगेन 8, राइट। तो ये मेरा A, ये B और ये C, आउट ऑफ 10, टोटल 30 में से चल रही है कहानी अभी तक। अब D आएगा वो 5 में से होगा, टोटल हो जाएगा ये 35 में से। अब कहानी समझ में आने लगी होगी। AC6 क्या है, कुछ नहीं, इफ यू हैव अदर प्रोफेशनल डिग्रीज आउट ऑफ द रिमेनिंग दीज 5 कैटेगरीज। 1 कैटेगरी समझ गए, ठीक है। पहली कैटेगरी कौन सी थी हमारी, डॉक्टर वाली, MBBS MD वाली। सेकंड कैटेगरी हमारी है प्रोफेशनल डिग्रीज वाली, CA, एक्चुरियल साइंसेज एंड ऑल। थर्ड कैटेगरी कॉमर्स, फोर्थ कैटेगरी इंजीनियर्स, और फिफ्थ कैटेगरीज अगर आप ह्यूमैनिटीज रिलेटेड थे, आर्ट्स रिलेटेड थे, डिजाइन में थे, ठीक। और सिक्स कैटेगरी जो इसमें बिलोंग नहीं करता किसी में भी 5 में। तो अगर आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हो, आर्ट्स वार्ट साइड से हो, तो ये रही आपकी कहानी। 75 से ऊपर मारो 10 ले जाओ खुश। अब इंजीनियर को 75 से ऊपर मारने के बाद भी देख रहे हो क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है, पर ह्यूमैनिटीज में तो पूरे पूरे 10 मिल जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपका ABC कैलकुलेट हो रहा है, किसके लिए, एप्लीकेशन रेटिंग के लिए। एप्लीकेशन रेटिंग क्या है, ये कैट के स्कोर के साथ मिलेगी और कंपोजिट स्कोर बनाएगी। कंपोजिट स्कोर क्या है, ये आपके और कॉल के बीच में खड़ा हुआ है, ठीक। तो कंपोजिट स्कोर जो कॉल के बीच में खड़ा है उसके 2 पैरामीटर्स, एक एकेडमिक हिस्ट्री जिसको इसने AR का नाम दिया एप्लीकेशन रेटिंग बोलकर, दूसरा कैट का स्कोर। एप्लीकेशन रेटिंग 4 पार्ट में, 10th का स्कोर, 12th का स्कोर, और तीसरा हमारा ये कहानी यानी ग्रेजुएशन का स्कोर। चौथा इसमें है सिंपल और सिंपल आपका वर्क एक्सपीरियंस, जो कि होगा 5 में से। अब वर्क एक्सपीरियंस बड़ा सिंपल कहानी है भैया, मैक्सिमम 5 मिल सकता है। 3 साल से ज्यादा हो तो पूरे पूरे 5 ले लो और घर जाओ, और वहीं पर अगर 1 साल से कम हो तो 0 मिलेगा। और वहीं अगर आप 12 यानी कि 1 साल से 3 साल के बीच में फंस गए तो ये फॉर्मूले के हिसाब से आपको मिलेगा। फॉर्मूला क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, वो कितना है 0.2, तो डायरेक्ट लिख लो यहाँ पे 0.2 मल्टीप्लाई में जितने भी महीने आपने निकाले हैं -11। मान लेते हैं किसी का 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो उसको कितना मिलेगा, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 24 विच इज नंबर ऑफ मंथ्स -11 कितना हो गया, 0.2 मल्टीप्लाई बाय ये हो गया आपके पास 13, यानी कि आपको 2.6 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसमें मैक्सिमम कितना हो सकता है, 5 ही हो सकता है अगर वो पूरा 36 मंथ्स का हो जाए तो। 36 मंथ्स डालोगे पूरे 3 साल कितना हो जाएगा, 0.2 इंटू 36 -11, यानी कि 0.2 मल्टीप्लाई बाय आपका 25 विच इज इक्वल टू 5।
तो यहां आप मैक्सिमम 5 ही ले सकते हो। अब अगर मैं अपने एप्लीकेशन रेटिंग की बात करूं तो भाई 10th में कितना मिला था, ए पार्ट में मिला 10 में से 10, 90 से ऊपर साइंस स्ट्रीम। बी पार्ट में मेरे को मिला कितना 8, क्योंकि 90 से नीचे था, 80 टू 90 में फॉल किया। सी पार्ट अब मेरे को यहां कितना मिला 8, क्योंकि मेरी जो थी वो थी 78%, राइट, 85 से ऊपर नहीं थी। और डी मेरा 3 साल से ज्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है अभी, तो मेरे को यहां मिल जाएंगे पूरे पूरे 5। अब मेरा कितना हो गया 10 8 8 5, तो 18 26 26 एंड 5 31, 31 आउट ऑफ 35 मेरे को एकेडमिक रेटिंग में मेरा यहाँ पे आपका एप्लीकेशन रेटिंग में आ जाएगा। अब ये सब नॉर्मलाइज बाद में होगा, वो सब देखेंगे। ठीक, यहां तक की कहानी समझ में आई कि एप्लीकेशन रेटिंग कैसे निकाली जाएगी। अब जब ये आपकी सारी कैलकुलेट हो गई तो ये आपका निकलेगा कंपोजिट स्कोर। कंपोजिट स्कोर आपका 0.35 मल्टीप्लाई प्रो रेटेड एआर स्कोर, इसकी बात करते हैं अभी क्या है, ठीक, प्लस 0.65 इंटू नॉर्मलाइज्ड ओवरऑल कैट स्कोर। अब मैंने कैट भी तो दिया, अब जो मैं कैट दूंगा उसको 0.65 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, और अब मेरी एकेडमिक हिस्ट्री यानी एप्लीकेशन रेटिंग को 0.35 से, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इसका 35% वेटेज हो गया एकेडमिक हिस्ट्री का, और इसका 65% वेटेज हो गया किसका, कैट के स्कोर का। अब सर ये समझ नहीं आया प्रो रेटेड एआर स्कोर क्या है। अब देखो ये कोविड की वजह से पिक्चर में आया, जैसे मैंने पीछे सिखाया वो नेचुरल प्रोसेस है हर एक बंदे का जिसके पास भी ग्रेजुएशन की डिग्री और जिसने पेपर में दी है, वो डायरेक्ट ऐसे बिना पेपर के पास नहीं हुआ। पर जब कोविड लगा तो कुछ लोग डायरेक्टली पास हो गए, राइट, पेपर एग्जिट करा ही नहीं पाया उनका इंस्टीट्यूट, जब पेपर ही नहीं करा पाया तो उनको पास कर दिया गया। तो फिर आईआईएम अहमदाबाद ने क्या कहा कि भाई हम इनसे फिर कंसीडर नहीं कर रहे कि सबको 10-10 तो देंगे नहीं, किस तरीके से बांटे। तो उन्होंने कहा कि भाई फिर सी को हटाओ, इनको कैटेगराइज में तो डाल देंगे पर उसके स्कोर को हटाओ। इन्होंने कहा कि हम ए बी सी डी में से ए बी सी डी 10th के स्कोर एज इट इज लेंगे, 12th के स्कोर एज इट इज लेंगे, सी का इनको 0 मान लो और डी का स्कोर एज इट इज लेंगे। तो यहां 10 में से आएगा, यहां 10 में से आएगा, यहां 5 में से आएगा। मान लेते हैं मैंने ग्रेजुएशन का पेपर नहीं दिए होते, कोविड लग गया होता, मेरे को मेरी आईआईटी रुड़की ने डायरेक्टली पास कर दिया होता, तो मेरे को यहां पे 10 में से कितने मिल रहे थे भाई 10, यहां पे कितने मिल रहे थे 8, और यहां पे कितने मिल रहे थे 5। तो मेरा स्कोर हो जाता 10 8 18 और 5 23। तो ये लोग क्या करते 23/25 कर देते, राइट। ये मेरा एआर स्कोर होता जब 0 पॉइंट ले लिए जाते डिग्री में। अब 23/25, अब इसको करते स्केल अप, कैसे, इसको मल्टीप्लाई कर देते 35 से, तो ये मेरा एआर स्कोर हो जाता, इसको इन्होंने बोल दिया प्रो रेटेड एआर स्कोर। तो इन्होंने कहा ठीक है भैया तुमने पेपर करवाया नहीं है तो उस 10 नंबर को हटाओ, नंबर 25 में से हो गए, इसको स्केल अप करके मान लेंगे बच्चा ऐसा का ऐसा ही रहा है, 25 को स्केल अप करके कर देंगे 35 में से, तो वट एवर यू स्कोर आउट 25 इंटू 35, राइट, क्लियर। तो कहीं ना कहीं यहां मुझे शायद फायदा हो जाता, पर ऐसी तो कोई बात हुई नहीं क्योंकि मैंने तो भैया पेपर दिए, मेरी तो परसेंटेज है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को भी कोविड लग गया था और आप लोगों के यूनिवर्सिटी में पेपर एग्जिस्ट नहीं, आपको डायरेक्टली पास का सर्टिफिकेट कर दिया गया, तो आप लोगों का प्रो रेटेड एआर स्कोर कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंपोजिट स्कोर। वापस से सुन लो, कंपोजिट स्कोर दो चीजों पर डिपेंड किया, पहला आपकी एप्लीकेशन रेटिंग, दूसरा कैट स्कोर। एप्लीकेशन रेटिंग फर्दर 4 चीजों पर डिपेंड करी, ए बी सी डी, 10th का स्कोर, 12th का स्कोर, ग्रेजुएशन डिग्री का स्कोर, वर्क एक्सपीरियंस। जिसने ग्रेजुएशन डिग्री जिसके पास है पर उसके पेपर में डायरेक्टली पास का सर्टिफिकेट किया, इसको हटा दिया, बचा हुआ 10 20 5 25 में से कैलकुलेट करके स्केल अप कर दिया 35 से। यहां से आपका कंपोजिट स्कोर निकल के आ गया। वेटेज देख रहे हो सबसे ज्यादा किसकी निकल के आई है, कैट के स्कोर की। अरे 10 12 तो क्या 10 10 करके बढ़ रहा है, वर्क एक्सपीरियंस 5 का आया, सिर्फ ग्रेजुएशन डिग्री सिर्फ 10 की आई, समझ रहे हो बात की नहीं आई, तो उसका 10 का, फिर 10 का, फिर 5 का, फिर 10 का, इधर ये सीधा 65 का कैट का नॉर्मलाइज स्कोर। अब ये सब नॉर्मलाइज स्कोर होते हैं, नॉर्मलाइज क्यों होते हैं, क्योंकि भाई आप लोग जानते हो जो कैट है वो 3 स्टेजेस में अकर कर रहा है। अब भाई जिसने स्टेज 1 दिया यानी कि सेट 1 दिया, राइट, सुबह मॉर्निंग का स्लॉट दे दिया, एक आफ्टरनून का स्लॉट है और एक आपका इवनिंग का स्लॉट है। अब जो बेचारा मॉर्निंग का स्लॉट दे गया है, मॉर्निंग का पेपर टफ निकल गया, तो इसके साथ तो जाती है, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, नॉर्मलाइज कर दिया स्कोर को। अब नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, उसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन इन्वॉल्व होता है, उस पर नहीं जाएंगे, वो पूरा एक लंबा क्राइटेरिया है। चाहिए तो भाई कमेंट कर देना, मैं नॉर्मलाइज स्कोर कैसे, स्केल स्कोर, रॉ स्कोर, ये सब क्या होता है, इस पे एक अलग वीडियो बना दूंगा। पर अभी के लिए आप तो ये समझो कि जितना ज्यादा आप कैड में स्कोर करोगे, रॉ स्कोर जो आपका +3 -1 वाला है, उतना ज्यादा आपका नॉर्मलाइज स्कोर होगा, और जितना ज्यादा आपका ये एआर स्कोर बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा ऑफकोर्स ये वाली टर्म बढ़ती जाएगी। तो यहां तक की कहानी क्लियर हो गई। अब कंपोजिट स्कोर आ गया, तो सर फिर अब तो क्राइटेरिया खत्म हो गया, जिसका कंपोजिट स्कोर सबसे ज्यादा उसको बुला लो, नहीं, डाइवर्सिटी भी तो लानी है ना। अब देखो कहानी क्या हुई,
इन्होंने कहा कि भैया मैं ऐसे क्यों कंपेयर करूं, भाई कंपोजिट स्कोर नापने जाऊंगा, इंजीनियर फोड़ देंगे, वो कैट फोड़ देंगे, तो इनको बुला लो। भाई ये तो ज्यादा रोल प्ले कर नहीं रहा है जैसे बाकी सारे इंस्टीट्यूट्स करते हैं आईएम के, वो इस तरीके से कर लेते हैं, भाई बांट देते हैं थोड़ा बहुत, फिर कहते हैं कि जिसका सबसे बढ़िया है बुला लो, जैसे आपने आईएम कैलकाटा और उसमें देखा भी होगा। पर यहाँ ऐसा नहीं, इन्होंने कहा भैया हम ये सब काम नहीं कर रहे, फिर तो सारा का सारा गेम ये खेल जाएगा, जिसका कैट स्कोर ज्यादा उसको कॉल करनी पड़ेगी। इन्होंने कहा नहीं, इन्होंने कहा हमने एकेडमिक कैटेगरीज बांटी थी, AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6। अब इन्होंने कहा कि हम हर एक कैटेगरी के टॉप बंदों को बुलाएंगे, मतलब इंजीनियर इंजीनियर के साथ कंपीट करेगा, डॉक्टर डॉक्टर के साथ कंपीट करेगा, कॉमर्स बैकग्राउंड से कंपीट करेगा, आपके जो सीए वाले हैं वो सीए और आपके एक्चुअल साइंस वाले उनके साथ कंपीट करेंगे। बात समझ में आई? यानी ये 6 की 6 कैटेगरीज जो मैंने डिफाइन करी थी पीछे, भाई ह्यूमैनिटीज वाली, आपकी साइंस बैकग्राउंड वाली, आपकी एमबीबीएस वाली एंड ऑल, उन सब कैटेगरी के टॉप 5% बंदे उठाओ, उन बंदों को फोन करेंगे। अब ये कहानी हुई। अब इससे ऐसा नहीं हो रहा कि सारे के सारे इंजीनियर उठ के आ गए, जितने भी इंजीनियर थे उनके टॉप 5% आए, जितने भी कॉमर्स बैकग्राउंड थे उनके टॉप 5% आए। तो इंजीनियर्स के अगेंस्ट लड़ रहा है। अब हो सकता है कि इंजीनियर ऐसा है जिसका एक्चुअल में कंपोजिट स्कोर सब डॉक्टर से ज्यादा है, पर उसको कॉल नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो इंजीनियर्स के टॉप 5% में नहीं आया था। हो सकता है कि एक बच्चा एमबीबीएस वाली कैटेगरी में तो टॉप पे हो, पर कॉमर्स वाली बैकग्राउंड में वो टॉप 5% में नहीं आया, तो वो सिलेक्ट नहीं होगा, उसको कॉल नहीं आएगा, तो उससे कम वाले कंपोजिट स्कोर को भी कॉल आ जाएगा, क्योंकि वो अपनी कैटेगरी के टॉप 5% में था। यानी कि लोग अपनी अपनी कैटेगरी से कंपेयर हो रहे हैं। तो अगर आप एमबीबीएस बैकग्राउंड, डॉक्टर बैकग्राउंड से, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि यार मुझे तो कॉल ही नहीं आया, ये इंजीनियर्स फोड़ देते, हम क्या करें, हमने तो मैथ्स ली नहीं थी, बायो ले ली थी ना। आप लोग कंपीट कर रहे हो अपने जैसे लोगों के साथ कॉल तक के लिए, और कॉल के बाद तो वैसे ही सारा का सारा जो वेटेज है वो मैक्सिमम पीआई खा जाता है, तो फिर बात ही खत्म हो गई ना। तो कॉल लाने तक आप लोग अपनी कैटेगरी के लोगों के साथ कंपीट कर रहे हो, तो यहां पे आप लोग सबके साथ फेयर चांस है। कॉमर्स वाला रो नहीं सकता कि मैं साइंस के साथ कंपीट करके आऊं, कॉमर्स वाला अपने टॉप 5% कॉमर्स बैकग्राउंड से आओ, साइंस वाला अपने टॉप 5% वाले से आओ। अब साइंस वाला कहेगा कि सर मेरे साथ तो जाते हो, क्यों हो रही है, तुम टॉप 5% के इंजीनियर बन के दिखाओ, तुम्हें कॉल आएगी। यस सर, ये हुई ना बात, ऐसे डाइवर्सिफाइड कर रहा है। अब देखो टॉप 5%, ये मैं डेटा लेके आया हूं कैट 2022 का। अब ये है AC1 कैटेगरी डॉक्टर्स। अब डॉक्टर में देखो जनरल वाले डॉक्टर जो थे वो 301 थे, 5% टॉप 5%, मतलब 1/20, इतनी परसेंटेज जानते हो, 5/100। अब इसको 20 से डिवाइड करोगे, राउंड ऑफ करोगे, तो यहां से 15 बंदे सिलेक्ट कर लिए, यानी कि 301 जिन लोगों ने अप्लाई किया उनके टॉप 5% सिलेक्ट हो गए। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस में से 20/21 हो गया, 70/23.5 हो गया, राउंड ऑफ कर दिया। हर एक कैटेगरी के सब कैटेगरी से भी आपके टॉप 5% ये लोग लेके आ गए। पर अब सवाल यह है कि कॉमर्स कैटेगरी और साइंस की कैटेगरी में तो बहुत बंदे अप्लाई करते हैं। जैसे आप यहां देखो कि भाई AC3 हमारी कौन सी थी, कॉमर्स बैकग्राउंड, ठीक है। अब कॉमर्स बैकग्राउंड में भैया 66,000 बंदों ने अप्लाई कर दिया जनरल कैटेगरी से। अब इसका 5% बंदे आएंगे तो इतने सारे बंदे आ जाएंगे, किस किस को भाई इंटरव्यू लेते रहेंगे, थक जाएंगे। तो इन्होंने एक और चीज लाई, इन्होंने कहा कि अपर लिमिट लगाओ। तो इन्होंने कहा कि हम एक अपर लिमिट लगाएंगे हर एक कैटेगरी की। तो इन्होंने कहा कि हर एक कैटेगरी से या तो हम टॉप 5% बंदे उठा लेंगे, या फिर जो अपर लिमिट है हम उतने बंदे उठा लेंगे, विच एवर इज स्मॉलर। तो अब देखो एक इन्होंने अपर लिमिट लगाई, जैसे कि अपर लिमिट्स है एकेडमिक कैटेगरी 1, 2, 3, 5 की अपर लिमिट्स, जनरल प्लस ईडब्ल्यूएस होने चाहिए टोटल 100। तो इन्होंने कहा कि या तो 5% लेंगे या 100 बंदे लेंगे, जो भी छोटा है। अब इसका 5% करने जाओगे 66,000 का तो बहुत बड़ा आ जाएगा, इसका 5% करने जाओगे बहुत बड़ा आ जाएगा। तो इन्होंने कहा कि भैया तो अपर लिमिट क्रॉस हो गई। तो इन्हें देखो 94 + 6 कितना हो गया, 100। तो जनरल प्लस ईडब्ल्यूएस 100। इधर एनसी ओबीसी ट्रांसजेंडर में कितने उठाए, 57, क्योंकि इसका भी 5% बढ़ा रहा था, तो अपर लिमिट छोटी हो गई, तो विच एवर इज स्मॉलर वो उठाओगे, दैट्स इट। अब इसका 5% अगर 32 से बड़ा उठाया तो भाई हमको 32 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इट शुड बी सब्जेक्टेड टू अपर लिमिट। अपर लिमिट से किसी भी हाल सूरत में बच्चे ज्यादा नहीं हो सकते, इंटरव्यू ये लोग नहीं ले पाएंगे इतने लोगों का। तो या तो 5% बच्चे उठा लो, पर अगर 5% अपर लिमिट को क्रॉस कर गया तो अपर लिमिट उठा लो। अब क्या हुआ, हर एक कैटेगरी में हम टॉप के बच्चे ले आए। अब या तो वो टॉप के बच्चे टॉप 5% थे, और अगर टॉप 5% बहुत ज्यादा हो रहा था तो वो इतने बच्चे थे, ठीक। तो जनरली जब भी आप कैटेगरी 3 यानी कि आपका कॉमर्स बैकग्राउंड और कैटेगरी 4 की बात करते हो यानी कि साइंस बैकग्राउंड, भर के बच्चे आते हैं, तो अपर लिमिट ही प्ले में आती है मेजरली। तो अगर आप
कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपको, और जनरल कैटेगरी के हो तो सिर्फ टॉप 100 बच्चे ही चूज किए जाएंगे। अब यही सत्य है, यानी अगर आपको IIM अहमदाबाद से कॉल चाहिए तो आपको कॉमर्स बैकग्राउंड के टॉप 100 बच्चों में होना चाहिए। और वो, अब आप 2.5 लाख की बात मत करना, वो थे आपके लगभग 66,000। तो 66,000 में से 94 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, इसलिए IIM अहमदाबाद सबको कॉल कर ही नहीं पा रहा है। सेम गोज टू साइंस स्ट्रीम। अगर आप साइंस स्ट्रीम की बात करें AC4, अब इधर अपर लिमिट है 150। अब इंजीनियर जो जनरल थे वो कितने थे? 64,448। तो आपका कंपोजिट स्कोर इतने बच्चों में इतना होना चाहिए, 148 बच्चे ले पाएंगे, क्योंकि जनरल प्लस EWS 150 है, ये 148 और 2 यानी कि 150। सब जगह आप देख लो अपर लिमिट पिक्चर में आई है, क्योंकि इन सब का 5% वे मोर देन अपर लिमिट है, वही अप्लाई इतने सारे कर रहे हैं। तो इसलिए कभी कभी आप 99.5% भी मार दे रहे हो तो आप तो करो कट ऑफ तो बाहर हो गई थी सर, 70, 70, 70, 80 क्या कट ऑफ थी? मेरे को कॉल क्यों नहीं आया? क्योंकि कंपोजिट स्कोर जो है वो टॉप 5% जो कि बहुत बड़ा था उसमें तो शायद आ जाता, पर अपर लिमिट में नहीं आया। 150 ही तो बच्चे बुला रहा हूं मैं, 150 बच्चे ही तो बुला रहा हूं, उससे ज्यादा बुलाऊंगा नहीं। 150 इंजीनियर्स बुलाऊंगा जिसका कंपोजिट स्कोर सबसे बढ़िया होगा। आप देख लो आप, तो यहां पे आपकी अगर हल्की सी भी एकेडमिक हिस्ट्री थोड़ी बिगड़ जाती है तो कॉल आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टॉप 150 जो बच्चे होंगे कहीं ना कहीं उनका 10th का स्कोर, 12th का स्कोर, ग्रेजुएशन स्कोर वो सब में 10-10 ला रहे होंगे, और फिर कैट भी फोड़ना पड़ेगा, राइट? क्योंकि यहाँ कंपटीशन ऐसा कुछ नहीं है कि 2 लाख में से मैं टॉप 5000 में आया तो मेरे को कॉल करो, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ अपनी कैटेगरी के साथ लड़ रहे हो। एक जनरल कैटेगरी का इंजीनियर अपनी जनरल कैटेगरी के इंजीनियर यानी कि 64,000 के लोगों के साथ ही लड़ रहा है। इसको इन 64,000 में 148 में आना, दैट्स इट। टोटल 150 है, उतने में आना, दैट्स इट, खत्म बात, इतनी सी बात है। तो जनरल वाला जनरल के इंजीनियर से लड़ रहा है अगर वो खुद इंजीनियर है, तो कॉमर्स बैकग्राउंड वाला कॉमर्स से लड़ रहा है। दैट्स हाउ दे आर एबल टू मेंटेन द डाइवर्सिफाइड क्राउड, क्योंकि सबके टॉप बंदे मैं इंटरव्यू के लिए उठा रहा हूं, और एक बार इंटरव्यू के लिए उठा के ले आए तो सबसे ज्यादा जो चीज डिटरमाइन करती है वो है पर्सनल इंटरव्यू और आपका राइटिंग असेसमेंट, दैट्स इट। तो मेरे पास हर कैटेगरी के टॉप के बंदे आ गए, टॉप 5%। ये जो ग्रुप बना टॉप 5% बच्चों का, यानी इधर जो आपने 150 बच्चों का ग्रुप बनाया होगा, ये 85 का ग्रुप बनाया, 48 का ग्रुप बनाया, 24 का ग्रुप बनाया, 9 का ग्रुप बनाया, इसको इन्होंने नाम दे दिया ACRC। तो सबसे पहले एकेडमिक कैटेगरीज और उसके टॉप बंदों का नाम हो गया ACRC। आइदर यू पिक अप द टॉप 5% ऑफ द स्टूडेंट्स, और ऑफ कोर्स इट हैज टू बी सब्जेक्ट टू द अपर लिमिट्स। अब कंपोजिट स्कोर आ गया, आप अपने अपने कैटेगरी के टॉप 5% में भी आ गए, यानी इस ACRC ग्रुप में आ गए, तो क्या मैं आपको रख लूं? नहीं सर, क्या बात कर रहे हो, यही तो बात है। IIM अहमदाबाद इज नॉट अ सिलेक्शन प्रोसेस बट इट इज एन एलिमिनेशन प्रोसेस। कैसे एलिमिनेट किया जाए? तो अगर आप इस टॉप कैटेगरीज में आ गए हो तो बहुत बढ़िया, आप ऑलमोस्ट आपको कॉल आ गया है, फोन उठा लिया, बस आपका नंबर मिला रहे हैं। पर आप याद करो बेसिक कैटेगरीज, भाई C1 C2 तो पार होनी ही चाहिए। C1 C2 क्या थी? आपका एवरेज स्कोर 80 से ज्यादा तो होना ही चाहिए 10th 12th का, और बेसिक कट ऑफ तो पार होनी ही चाहिए, वो तो खैर हो ही रही होंगी, तभी आपको जो है CS स्कोर उतना हाई आता कि आप टॉप 5% में आते। पर एक और कंडीशन पार करानी पड़ेगी आपको, और वो कंडीशन है C3। अब ये C3 क्या है? ये आपके बैचलर्स के एग्जामिनेशन के मार्क्स, यानी ग्रेजुएशन डिग्री के मार्क्स। अब इसमें आपको अपने ACRC ग्रुप में, अपने रिस्पेक्टिव ACRC ग्रुप में 80th परसेंटाइल वाला जो बच्चा है उससे ज्यादा मार्क्स होंगे तभी कॉल आएगा। मतलब मान लेते हैं हम बात करें इस जनरल कैटेगरी और EWS कैटेगरी के 150 लोगों की, ठीक है, इसको क्लब करके उसने बताया अपनी वेबसाइट पे, तो हम क्लब करके बात करते हैं। मैंने कहा कि आप ये ACRC ग्रुप में आ गए, भाई आपकी AC थी, राइट? अब इस AC में से आपने टॉप 5% या फिर आपने अपर लिमिट, जो कि इस केस में अपर लिमिट आई, उसको चूज कर लिया, तो ये आपकी ACRC बन गई। अब इन बच्चों को, ये जो 150 बच्चे हैं, इनको मैंने इनके ग्रेजुएशन के स्कोर से हिसाब से लगा दिया 1 2 3 डॉट 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 150 तक, करेक्ट? यहां पे आपका टॉपर बैठा हुआ है, हो सकता है इसके ग्रेजुएशन में स्कोर 100% रहा होगा, फिर इसका 99% रहा होगा, इसका 98% रहा होगा, एंड सो ऑन, चलते चलते तक मान लेते हैं ये बैठा होगा कुछ 15% में, ठीक है? अब 15 तो नहीं होगा खैर, क्योंकि आपको 50% तो कम से कम लानी ही होती है, तो इसको हम चेंज करके कुछ ऐसा कर देते हैं 65%, ठीक है? अब इन बच्चों का 80th परसेंटाइल वाला स्कोर निकालना पड़ेगा।
अब 80th परसेंटाइल कैसे निकालते हैं? परसेंटाइल का मतलब होता है कि आपसे कितने बच्चे पीछे हैं। मतलब अगर आप 80th परसेंटाइलर हो, मतलब 80% बच्चे आपसे पीछे हैं। तो हमारे ये 150 बच्चे थे, तो 150 का 80% कितना हो जाएगा भाई? 80% मतलब 80/100 इंटू 150। देखा जाए तो कितना हो गया? 4/5 इंटू 150। ये कटेगा, 120 आ गया। मतलब 120 बच्चे जिस बच्चे से पीछे हैं, 150 में से 120 बच्चे किससे पीछे होंगे? 30th रैंकर से। तो चलते चलते एक 30th रैंकर होगा, 31 से लेके 150 कितने बच्चे हो गए? 120 बच्चे हो गए। तो ये आपका बच्चा है, ये 80th परसेंटाइलर है। इसके पीछे 120 बच्चे हैं। तो इस बच्चे के जो ग्रेजुएशन में स्कोर है, मान लेते हैं 85% इसका ग्रेजुएशन स्कोर है, तो आपका इससे ज्यादा स्कोर होना चाहिए। नहीं तो आप अपने ACRC ग्रुप में यानी कि टॉप 5% अपनी कैटेगरी के आ भी जाओ, तब भी कॉल नहीं करेंगे, लास्ट कंडीशन की वजह से बाहर हो जाओगे। मतलब हो सकता है कि आपका कंपोजिट स्कोर जो आपकी एकेडमिक रेटिंग्स और कैट के स्कोर से बना था वो काफी हाई था, क्योंकि आपने कैट 4 दिया था, 10th का स्कोर आई था, 12th का स्कोर आई था, वर्क एक्सपीरियंस आता, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन में लैक कर रहे थे। पर CS तो बढ़ गया, कंपोजिट स्कोर तो भाई बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, जिसमें 0.65 से मल्टीपल होता है कैट का स्कोर, वो बहुत हाई ले गए आप। आपके जो आपका बचा एप्लीकेशन रेटिंग वाला स्कोर ABCD, उसमें A में 10 में 10 मिल गए, B में 10 में से 10 मिल गए, आपको D वर्क एक्सपीरियंस में 5 में से 5 मिल गए, पर C जो ग्रेजुएशन डिग्री था उसमें थोड़ा सा कम रह गया था, पर कंपोजिट स्कोर हाई था कि आप टॉप 5% में मेहनत करके पहुंच गए, तब भी कॉल नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो C वाली कहानी थी उसने वहां तो इंपैक्ट नहीं किया, वहां तो बाकी चीजें आपको ऊपर उठा के ले गई, पर यहां पे इंपैक्ट कर गया। आप अपने 80 परसेंटाइलर अपनी कैटेगरी के, इन टॉप 150 के जो 80 परसेंटाइलर बच्चे का जो आपका स्कोर है ग्रेजुएशन का, उससे नीचे रह गए, फिर सारे किए धराए पे पानी फिर जाएगा। तो स्टेज 1 का सिलेक्शन इस तरीके से हो रहा है कि आप सबका कंपोजिट स्कोर कैलकुलेट किया गया विद द हेल्प ऑफ योर एप्लीकेशन रेटिंग एंड कैट स्कोर। हर एक कैटेगरी को अपनी कैटेगरी के बंदों के साथ ही लड़वा के टॉप 5% या अपर लिमिट वाले बच्चे निकाले, उन सब में से कैटेगरी 1 यानी कि आपका कैट का बेसिक कट ऑफ पार करवाया, सेकंड आपका 10th और 12th का एवरेज पार कराया, थर्ड आपकी कैटेगरी के जो 80th परसेंटाइल वाले बंदे के ग्रेजुएशन के मार्क्स थे उससे ज्यादा मार्क्स दिलवाए, अब आपको कॉल किया। पर इससे एक बच्चे के साथ तो बड़ा ज्यादती हो गई, बड़ी नाइंसाफी हो गई यार। वो बच्चे का CS स्कोर भी इतना हाई, उस बच्चे के 10th और 12th के मार्क्स भी इतने हाई, वो कैट भी फोड़ के आया, पर तुम उसको कॉल नहीं किया, कोई ग्रेजुएशन में किसी वजह से खराब हो गया। तो इन्होंने कहा कि चलो हम कुछ बच्चों और को कॉल करेंगे। तो ये स्टेज 1 के बच्चे सिलेक्ट हो गए, इन बच्चों को कॉल कर दिया। तो ये केस 1 वाले बच्चे हैं, इनको हमने कॉल कर दिया। अब इन्होंने कहा कि हम एक और बच्चों को कॉल करें, क्योंकि हम इन बच्चों के साथ जागते नहीं होने देंगे जिन्होंने क्लास 10th भी फोड़ा, 12th भी फोड़ा, कैट भी फोड़ा और किसी वजह से किसी कारणवश वो ग्रेजुएशन में नहीं फोड़ पाए, उन बच्चों के साथ जागते नहीं करेंगे। इसलिए वो स्टेज 2 ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस लेके आए कि हम कुछ और बच्चों को कॉल करेंगे। और वो कुछ और बच्चे इन्होंने कैसे सिलेक्ट करे? इन्होंने कहा कि अब हम कुछ और बच्चे लेंगे कि जो स्टेज 1 के बच्चे सिलेक्ट होगा उनको फोन घुमा दिया, उनको साइड कर दिया, फिर बाकी बच्चों के कंपोजिट स्कोर उठाए गए और उनका कंपोजिट स्कोर वैसे ही कंपेयर किया, वैसे ही निकाला जैसे आपने पहले निकाला था कि भाई 0.35 को मल्टीप्लाई किया गया किससे? आपके आपके एप्लीकेशन रेटिंग के स्कोर को, 0.65 के कैट के स्कोर को। पर अभी इन्होंने कहा कि एकेडमिक कैटेगरी हटाओ, क्योंकि अब हम बात कर ही नहीं रहे तुम्हारे ग्रेजुएशन डिग्री की। जैसी ग्रेजुएशन डिग्री गई वैसी एकेडमिक कैटेगरीज गई, क्योंकि अब क्या MBBS और क्या इंजीनियर, क्योंकि हमने तो हटा दी ना सारी की सारी एकेडमिक कैटेगरीज। अब वो लोग तो सिलेक्ट हो गए जो अपनी अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरीज से आ रहे थे, हमें डाइवर्सिटी चाहिए थी, वो तो स्टेज 1 के सिलेक्शन प्रोसेस में कॉल चला गया, वो लोग तो बाहर हो गए, उनका तो काम हो गया। पर जो लोग बेचारे रह गए थे किसी वजह से, क्यों? क्योंकि ग्रेजुएशन खराब हो गया था, उन्होंने कहा कि टॉप और कैंडिडेट्स को बुलाओ, अब भूल जाओ कि अपने 80th परसेंटाइल से ज्यादा है कि नहीं है, अब इनके ग्रेजुएशन स्कोर्स को भूल जाओ और सिर्फ ग्रेजुएशन स्कोर उतना ही काउंट होगा जितना वो इसके कैलकुलेशन में काउंट हो गया, बस दैट्स इट। अब उसको कोई अलग से उसकी हम कोई बार नहीं लगाएंगे, उसकी कोई स्क्रीनिंग नहीं लगाएंगे, उसका जितना इंपैक्ट पड़ना था इन पे वो यहीं पढ़ने दो, उसकी स्क्रीनिंग मत लगाओ। जैसे आपने स्टेज 1 के सिलेक्शन प्रोसेस में स्क्रीनिंग लगा दी कि वो बेचारे यहाँ पे उनके साथ हुआ नाइंसाफी, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा उन्होंने अपने दुख दिए, पर वो यहाँ पे ज्यादा बढ़ाए, यहाँ पे उनका नुकसान हुआ तो उन्होंने यहाँ मेहनत करके अपने आप को बढ़ाया, फिर भी वो नुकसान की भरपाई नहीं कर पाए। भाई यहाँ पे ग्रेजुएशन का स्कोर उनका कम लेके गया, पर वो कैट फोड़ा ताकि ये बराबर हो सके, पर नुकसान की भरपाई हुई नहीं क्योंकि आपने उस पर स्क्रीनिंग लगा दी थी। तो उन्होंने कहा स्क्रीनिंग हटाओ। अब उन्होंने क्या करा? स्क्रीनिंग हटा दी 80 परसेंटाइल वाली, और उन्होंने कहा कि भाई जिसका
कंपोजिट स्कोर टॉप में है इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरीज, उनको बुला लो विदाउट अप्लाइंग स्क्रीनिंग थर्ड 80 परसेंटाइल वाली। पर कैट के बेसिक जो आपका परसेंटाइल कट ऑफ है 70 70 70 80 और क्लास 10 12 का एवरेज वाला 80, वो वाला स्क्रीनिंग तो लगाओ। वो स्क्रीनिंग तो हर केस नहीं हटाना है। अगर आप उस स्क्रीनिंग को पार नहीं करते तो आपको कॉल आएगा ही नहीं। आप अगर अपने कैटेगरी के 80th परसेंटाइलर के ग्रेजुएशन मार्क्स से ज्यादा हो या कम हो, उस पर स्क्रीनिंग हटा दी। ज्यादा हो तो पहले वाली कैटेगरी से लग के आओ, और कम हो तो ये अपॉर्चुनिटी आपको और दी गई है। तो ये कैट 2022 का डेटा है। तो कुछ जनरल के कैंडिडेट 72 इनको और कॉल किया गया, इनको 84 या 55 एंड सो ऑन, राइट। अब ये जो कॉल्स थी ये रैंडम थी। हो सकता है इस 72 में ज्यादा इंजीनियर्स रहे हो सकता है सारे के सारे कॉमर्स रहे हो सकता है कुछ एमबीबीएस वाले रहे हो, उससे मैटर नहीं करता। ये टॉप हमने बंदे और उठाए जिस इज सोलली ऑन द बेस्ड ऑफ कंपोजिट स्कोर्स। स्टेज 1 वाले सोलली बेस्ड ऑन कंपोजिट स्कोर्स नहीं थे, उनके कंपोजिट स्कोर सिलेक्ट करे गए थे और फिर अपनी अपनी कैटेगरीज के टॉप 5% में या फिर अपर लिमिट के हिसाब से उनको लाया गया था। फिर उन पर 3 स्क्रीनिंग लगाई गई थी, राइट। पहली 2 स्क्रीनिंग तो सेम थी जो यहां पे भी लगी है, पर वहां एक और एडिशनल स्क्रीनिंग थी कि 80th परसेंटाइल वाले अपनी कैटेगरी के ग्रेजुएशन स्कोर से ज्यादा नंबर लेके आओ। यहां वो स्क्रीनिंग हटा दी गई। तो यहां पे वो बच्चा भी आ पाया जिसका 10th अच्छा था, 12th अच्छा था, पर ग्रेजुएशन किसी वजह से थोड़ा लो रह गया था, पर उसने कैट 4 दिया ताकि उसका कंपोजिट स्कोर ओवरऑल बढ़िया हो जाए। और अब इसकी कोई स्क्रीनिंग है नहीं तो ये भी आ जाएगा। स्टेज 1 में क्या रहा था, बच्चा ये सब कर आगे ये तो पहुंचाता था, पर जो इसकी स्क्रीनिंग थी स्टेज 1 में, वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी इन बच्चों के लिए। तो इस तरीके से आपको कॉल आ गया। अब इन बच्चों को कॉल आ गया, कुछ स्टेज 1 वालों को कॉल आया और किसी को केस 2 के तरीके से तहत कॉल आया। अब इन जब सब लोग कॉल पे पहुंच गए, अब जो सारी कहानी है वो रहने वाली है आपकी मेजरली आपके इंटरव्यू पे, आपके राइटिंग असेसमेंट पे और आपके कैट के स्कोर पे, ठीक है। तो ये रहा फाइनल फॉर्मूला। अब ये दिखने में कॉम्प्लिकेट लगता है, अभी मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करता हूं। PIF इज पर्सनल इंटरव्यू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, यानी कि 0.50, कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो 50% वेटेज किसकी, PI स्कोर की। AWTF मतलब AWT मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यानी कि 0.10, यानी कहीं ना कहीं बोल सकते हो 10% वेटेज। ये है राइटिंग टेस्ट, एनालिटिकल राइटिंग टेस्ट। फिर उसके बाद आपका कैट FFCS मतलब ये आपका कैट का फैक्टर है विच इज 0.25, यानी कि 25% वेटेज जो आपकी है वो किसकी हो गई, आपके कैट के स्कोर की। फाइनल सिलेक्शन है, जिनको कॉल आया उनको कैसे मेजर कर रहे हो, ठीक। फिर लास्ट में ARF-FCS यानी कि आपका एप्लीकेशन रेटिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर विच इज 0.15, तो कहीं ना कहीं कह सकते हो आप 15% वेटेज। 50, 10, 60, 25, 85 और 15, 100। तो फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस में ये आपकी वेटेज है। तो एक बार आप बार सब क्लॉज करके कॉल तक पहुंच गए, अब भूल जाओ अपने 10th के मार्क्स, अब भूल जाओ अपने 12th के मार्क्स, अपनी ग्रेजुएशन के पाप सब भूल जाओ, कोई मैटर नहीं करता वर्क एक्सपीरियंस वगैरह ज्यादा। क्यों? क्योंकि उसका वेटेज तो इस 15% में से ही आने वाला है। यानी कि ये जो एप्लीकेशन रेटिंग है वो सिर्फ 15% वेटेज की है, और इसके अंदर बटे हुए हैं आपके ये ABCD, भाई 10th का, 12th का, फिर आपका ग्रेजुएशन का और वर्क एक्सपीरियंस, उसका वेटेज क्या ही है। एक बार कॉल तक लाने पे इनका ठीक है अहम रोल है, उसके बाद खत्म, उसके बाद सारा का सारा खेल PI का हो जाएगा। 50%, 10% आपका रेटिंग टेस्ट और 25% आपका कैट, मिला के अगर आप देखो तो 85% तो ये यही सभी डिटरमाइन करने वाला आपका फाइनल सिलेक्शन। पर कॉल लाने तक आपको सब कुछ संभालना पड़ेगा। तो गाइस ये कहानी है इसकी IIM अहमदाबाद की। मैं जानता हूं कि आपको 2-3 बार इस वीडियो को देखना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। अपने आप में इन्होंने एक इतना भयानक सा एक प्रॉपर सिलेक्शन क्राइटेरिया निकाला है जस्ट टू मेंटेन वन थिंग, एंड दैट इज द डाइवर्सिटी। वेरियस बैकग्राउंड के लोग यहाँ आपको मिलते हैं, एंड शायद दैट इज द वन ऑफ द मेजर थिंग विच मेक्स IIM अहमदाबाद वेरी यूनिक एंड इट्स सिलेक्शन प्रोसेस वेरी यूनिक। और किस कॉलेज का जानते हो कमेंट कर देना, मैं उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया लेके आ जाऊंगा। पर इसको अच्छे से देखना और समझना। मोटा मोटा फिर से आपको बता दूं भाई, 2 स्टेजेस में सिलेक्शन होता है। एक स्टेज जो सिर्फ आपके कंपोजिट स्कोर को कंपेयर करती है आपके जैसे लोगों के साथ, जब आप उनके टॉप 5% या अपर लिमिट में आ गए तो 3 स्क्रीनिंग, एक कैट की परसेंटाइल का कट ऑफ, एक 10-12 का एवरेज का कट ऑफ, और तीसरा आप अपने ग्रुप के लोगों के 80th परसेंटाइल वाले ग्रेजुएशन के स्कोर से ज्यादा स्कोर मारो। स्टेज 2 वाले सिलेक्शन क्राइटेरिया,
इसमें स्क्रीनिंग्स थोड़ी कम हो जाती हैं, तो इसमें आपका कंपोजिट स्कोर हाई रहना चाहिए। दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर एकेडमिक कैटेगरी यू आर। आप कोई डॉक्टर से कंपेयर नहीं, कोई इंजीनियर से कंपेयर नहीं, सबके सब एक साथ कंपेयर होंगे। टॉप वाले हम आपके सी एस स्कोर वाले लोग निकालेंगे और उनको लेके आ जाएंगे, सीधा कॉल कर देंगे। सिर्फ 2 स्क्रीनिंग्स, एक आपका 10-12 का एवरेज और दूसरा आपका कैट का परसेंटाइल। कोई 80th परसेंटाइल वाला लो अब यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो ग्रेजुएशन वालों के साथ भी नाइंसाफी नहीं हुई। क्लियर? ये 2 क्राइटेरिया से कॉल आएगा, एक बार कॉल आ गया तो इंटरव्यू होगा, राइटिंग टेस्ट होगा, उसके बाद की वेटेज आपके स्क्रीन पर ही है। कंपोजिट स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है? एप्लीकेशन रेटिंग एंड कैट का प्रोसेस। एप्लीकेशन रेटिंग के 4 पॉइंट, 10th, 12th, आपकी ग्रेजुएशन हिस्ट्री और ऑफ कोर्स योर वर्क एक्सपीरियंस। 10th का 10 में से, 12th का 10 में से, 5 आपका वर्किंग एक्सपीरियंस और 10 आपका ग्रेजुएशन में से। और कोविड के कारण आपका पेपर नहीं हो पाया तो आपका कैसे निकाला? 25 में से निकाल के स्केल अप कर दिया। 2 बार देखो, पक्का समझ में आएगा। अच्छा लगे तो बताना और हम लोग एक और जो भी आप लोगों को कॉलेज की डिमांड होगी उसका क्राइटेरिया लेके आ जाएंगे। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।